डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट इतिहास के बारे में, इतिहास हिस्ट्री के बारे में। तो टर्म 2 का एग्ज़ाम, क्लास 8 का जो आप सभी का एग्ज़ाम है टर्म 2 का, वो 7 जुलाई को डिसाइड कर दिया गया था जैक की तरफ से। तो 7 जुलाई को आप सभी का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम है, जिसमें 3 मुख्य सब्जेक्ट हैं, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। तो हिस्ट्री, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, चैप्टर 5 कक्षा 8 के इतिहास विषय के 5वीं पाठ को, जिसका नाम है शिल्प और उद्योग। शिल्प और उद्योग, जो टर्म 2 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और टर्म 2 के लिए इस चैप्टर है, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है वीडियो, क्योंकि जो शिल्प और उद्योग है, इस चैप्टर से अगर जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इस टाइप का श्रृंखला बनाया है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको लोग का एग्जाम में नहीं आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, फिर भी इस चैप्टर में है जो लघु उत्तरीय, इससे क्वेश्चन बन सकता है, अति लघु उत्तरीय, इसलिए मैंने इसको कंक्लूड किया था। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। तो दिया गया है कि सूरत बंदरगाह खाली स्थान राज्य में स्थित था। तो सूरत बंदरगाह कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में, ठीक है। तो यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। फिर है ख नंबर टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में टाटा स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। फिर है पुर्तगाली भारत में सबसे पहले पहुंचे। तो जानते हैं आप सभी कि पुर्तगाली सबसे पहले कालीकट बंदरगाह कालीकट में पहुंचे थे, जहां पर जो जमोरिन ने उन सभी का स्वागत किया था और व्यापार करने की आज़ादी दी थी। आगे जामदानी एक तरह का होता था। तो जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता था, ठीक है। जामदानी एक तरह का क्या होता था? बारीक मलमल होता था। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा लॉन्ग आंसर इसमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, दोस्तों कि बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। जो बुनकर थे, उनको मुख्यतः किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था वहाँ पर भारत में, ठीक है। तो आंसर होगा कि इसको बुनकरों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जैसे इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत, ठीक है, इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। सेकंड पॉइंट है इसमें कि भारतीय हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। हजारों भारतीय बुनकर जो है वो बेरोजगार हो गए थे। आगे बंगाल के बुनकरों पर भारी मार पड़ी। चौथा पॉइंट है, ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया था। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया था। और आगे है पांचवा पॉइंट कि एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। एजेंट क्या किया था कि तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकर को जो है पेशगी देना बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया गया है कि अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाना क्यों चाहते थे, ठीक है। अंग्रेज जो था काश्तकार को अस्थायी रूप से क्यों बसाना चाहता था? तो इसका आंसर होगा कि अंग्रेज जो काश्तकार है, काश्तकार अपने जीवन यापन के लिए जगह जगह पर भटकते रहते थे, जिससे अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी होती थी। अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासी एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे, इसलिए अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। तो इसमें क्या था कि अंग्रेज जो थे वो चाहते थे कि किसान जो है एक ही जगह पर रहे, आदिवासी लोग, क्योंकि आदिवासी अच्छे से काम भी करते थे। तो उन लोग का यही टारगेट रहता था कि अच्छे से काम करेगा, इसके लिए एक जगह पर हम उसको अस्थायी रूप से रख देंगे। आगे है, अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत चाहते थे, ठीक है, जिसके लिए वे जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए और जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया कि किसे कितना लगान कितना लगान देना होगा, लगान तय होगा। इसी कारण से अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाना चाहते थे, ठीक है। यही रीजन था कि अंग्रेज जो थे काश्तकारों को आसानी रूप से और अस्थायी रूप से बसाना चाहते थे। आगे इसमें ग नंबर में क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योग के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप सभी के सामने। तो वीडियो को आप लोग शेयर करते चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है दोस्तों। तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि एक एक लाइक आप लोग ज़रूर करेंगे। तो आगे देखिए, इसमें आंसर देखते हैं कि ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योग के उत्पादन पर निम्न प्रभाव पड़ा, जैसे अब भारतीय कपड़ों को
यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़े से मुकाबला करना पड़ा। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या था कि भारतीय कपड़े को जो यूरोप और अमेरिका का जो बाजार था, वहाँ पर ब्रिटिश उद्योग से जो कपड़े बनते थे उसका मुकाबला करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया था। आगे भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिया। ठीक है, तो बॉर्डर शुल्क जो था वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश सरकार जो था भारत के ऊपर थोप दिया, जिससे यहाँ पर इंग्लैंड को कपड़े निर्यात करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। आगे हजारों बुनकर जो थे वो बेरोजगार हो गए थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि विदेशी बाजारों से भारतीय कपड़ों को बाहर कर दिया गया था। ठीक है, विदेशी बाजारों से भारतीय कपड़ों को बाहर कर दिया गया था। आगे है उनके एजेंटों, मतलब ब्रिटिश के जो एजेंट थे, एजेंटों द्वारा पेशगी देना बंद कर दिया गया था। जो एजेंट थे वो पेशगी देना बंद कर दिए थे, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गया था। आगे घर नंबर में वुड स्टील क्यों बेहतर माना जाता था। ठीक है, जो टीपू सुल्तान की तलवार थी तो वो वुड स्टील की थी। वुड स्टील क्या होता है वो देखना है इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में, और इसको बेहतर क्यों माना जाता था। तो आंसर होगा इसका कि टीपू सुल्तान की तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि दुश्मन के लोह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह विशेषता कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील के कारण पैदा हुई थी, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इसकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण वुड्स स्टील बेहतर माना जाता था। अंत में भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। ठीक है, तो वुड्स स्टील जो था वो यूरोपीय वैज्ञानिक जो थे उनको काफ़ी ज़्यादा आकर्षित किया था, और इसमें खास करके क्या होता था, लोह अंश पाया जाता था और कार्बन की मात्रा, इसीलिए इतने सख्त होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किन क्षेत्रों पर पड़ा। ठीक है, औद्योगिक क्रांति जो थी उनका सर्वाधिक प्रभाव मुख्यतः किन क्षेत्रों पर पड़ा था। तो आंसर होगा इसका दोस्तों कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, ठीक है, कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में परिवर्तन ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का डेफिनेशन हो गया। आगे है कि औद्योगिक क्रांति का प्रभाव निम्न क्षेत्रों में पड़ा, जैसे सबसे ज़्यादा वस्त्र उद्योग में और लौह इस्पात उद्योग में। ये दोनों क्षेत्र जो थे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हुए थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आगे कि वस्त्र उद्योग में ही सबसे पहले उत्पादन की आधुनिक विधियों का उपयोग हुआ। इसके साथ ही लोहा बनाने की तकनीक आई और शोधित कोयले का अधिकाधिक उपयोग होने लगा। श्रम के क्षेत्रों में मानव का ध्यान मशीन ने ले लिया था। ठीक है, तो मशीन इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, तो मशीनीकरण का युग आया, जिससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि कुछ जो मजदूर थे वो उनका रोजगार छिन गया, क्योंकि उनका स्थान जो है वो मशीनों ने ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारतीय कपड़े। ठीक है, भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे। भारतीय कपड़े जो थे वो विश्व भर में प्रसिद्ध क्यों थे। तो आंसर होगा इसका कि भारतीय कपड़े विश्व भर में प्रसिद्ध थे क्योंकि भारतीय कपड़े पॉइंट वन कि भारतीय कपड़े लंबे समय तक अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। ठीक है, आगे है यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़े की काफ़ी ज़्यादा मांग थी और ये काफ़ी ज़्यादा सख्त होता था काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट है कि जटिल व मनभावन किनारियों वाली साड़ियाँ या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीन पर नहीं बन पाते थे, जिस कारण से इनकी भारी मांग थी। तो जो मनमोहक साड़ियाँ थी और मनभावन साड़ियाँ वो मशीन पर नहीं बनती थी, बल्कि वो काश्तकार लोग ही बनाते थे उसको। ठीक है, बुनाई करने वाले ही। तो ये जो इंग्लैंड में नहीं बन पाता था, क्योंकि वहाँ पर उस तरह के पर्याप्त श्रमिक नहीं हुआ करते थे। इसके चलते इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा बाजार था भारतीय कपड़े का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि टिस्को की स्थापना क्यों की गई थी। तो इसका आंसर होगा कि जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराब जी टाटा ने भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए झारखंड के जमशेदपुर शहर में 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना की और 1912 ईस्वी में यहाँ उत्पादन होने लगा। अब फैक्ट्री लगने के लाभ क्या क्या हुए। फैक्ट्री जब लगा टिस्को का तो उसका लाभ क्या क्या हुआ। तो सबसे ज़्यादा रेलवे विस्तार में मदद मिली। फिर है 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मिली मिली, क्योंकि 1912 में इसमें उत्पादन शुरू हो गया था और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इससे ज़्यादा लोहा से बनने वाले सामानों का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन बढ़ा और इसमें टिस्को का ही फायदा हुआ कुछ कुछ। आगे पटरियों में भी भारी मांग थी। ठीक है, रेल के पटरी में भी काफ़ी ज़्यादा मांग थी टिस्को के लोहा इसको वगैरह की, लोह की। आगे है रेलगाड़ियों के पहिए भी बनाए गए टिस्को में। ठीक, तो टिस्को में रेलगाड़ियों के पहिए भी बनाए गए। तो ये सब जो है टिस्को के फायदा रहा स्थापना का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कुटीर उद्योग को
किस प्रकार प्रभावित किया? ठीक है, औद्योगिक क्रांति जो हुआ भारतीय कुटीर उद्योग को किस प्रकार प्रभावित किया, ये आपको बताना है। तो आंसर होगा कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि से निर्यात में वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि से निर्यात में वृद्धि हुई। स्वतंत्र कारीगर कारखानों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, फलस्वरूप कुटीर उद्योग जो था वो समाप्त हो गया था। फिर अब बड़े बड़े कृषि फर्मों की स्थापना हुई और छोटे छोटे किसानों को रोजगार की तलाश के लिए शहरों की ओर जाना पड़ा। नेक्स्ट है, औद्योगिकरण के कारण औद्योगिक केंद्रों के आसपास नवीन नगरों का विकास हुआ, जो काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये रहा पूरा शिल्प और उद्योग चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 5, क्लास 8 हिस्ट्री सामाजिक विज्ञान, चैप्टर 5 शिल्प और उद्योग। और उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे मैंने डिस्कस किया आप सभी के सामने। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह वीडियो को शेयर भी करते चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और अगर मेरे चैनल से आपको कुछ भी लाभ हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन और मेरे सभी लेटेस्ट क्लासें आप सभी के सामने पहुंच पाए। तो चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप सभी पूरे अच्छे से तैयारी करते चलिए। बेस्ट ऑफ लक।